वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मैरिज को समझने वाले हैं। हमने सोशियोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन को समझा है। हमारे सोशियोलॉजी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे लिए मैरिज। और मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके का टर्म्स मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट को भी देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। इस वजह से मैंने इस क्लास में कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके दूं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो और जब भी आप लोग नोट्स बनाओ तो आप लोग इजीली चीज़ें समझ सको, सेपरेट भी कर सको। इस वजह से आज का क्लास हर किसी सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक साथ इकट्ठा मैरिज के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो हम आज के क्लास में कौन सी चीज़ों को समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि मैरिज क्या है और अलग अलग थिंकर्स ने इनको किस तरीके से डिफाइन किया है। फिर देखेंगे अलग अलग तरीके का मैरिज। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैरिजेस में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिज, जहाँ पर हम मोनोगेमी, पॉलीगेमी, इनके अलग अलग टाइपिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रेफरेंशियल और प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज क्या है। वहाँ पर हम फिर बाद में देखने वाले हैं हिंदू मैरिजेस, मुस्लिम मैरिजेस, ट्राइबल मैरिजेस, इन सभी जो मैरिजेस का फॉर्म है अलग अलग तरीके का, हिंदू, मुस्लिम और ट्राइबल, इनके अलग अलग टाइप्स, फॉर्म्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम आखिर में देखेंगे एल.एच. मॉर्गन ने फैमिलीज को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, उनके हिसाब से हमारा फैमिली का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। अब ये जो एल.एच. मॉर्गन का थिंकिंग है, यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने मैरिज के बेसिस पे ही हमारा फैमिली का इवोल्यूशन की बात की है। हमने पिछला जो फैमिली का क्लास है, जहाँ पर हम फैमिली का सोशल इंस्टीट्यूशन को हमने ऑलरेडी स्टडी की है, वहाँ पर भी हमने एल.एच. मॉर्गन का टाइप्स ऑफ फैमिली देखा था, जहाँ पर हमने न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम मैरिज के बेसिस पे उन्होंने फैमिलीज को किस तरीके से अरेंज किया था, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये एल.एच. मॉर्गन का टाइप्स ऑफ फैमिली से क्वेश्चन आता है। इस वजह से इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो आज के क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट ढूंढ के स्टडी कर सकते हो। आपको चीज़ें समझने में भी आसानी होगी, साथ साथ चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो क्लास है हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं ये मैरिज बेसिकली होता क्या है। मैरिज हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैरिज के द्वारा ही हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक फैमिली बनता है, फैमिली के बाद हमारा किनशिप पैटर्न्स बनते हैं। इस वजह से फैमिली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है। मैरिज एक ऐसा यूनियन है जहाँ पर एक मैन और एक वोमेन, यानी कि एक पुरुष और एक महिला, ये दोनों इकट्ठा आते हैं। इन दोनों के बीच में एक यूनियन बनते हैं, जहाँ पर उनके जन्मे हुए बच्चे, उनको कुछ लेजिटिमेशन मिलता है, उनको लॉफुल अधिकार मिलता है। इस वजह से हमारा मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत बार हमें ऐसा सोचने को मिलता है, लोगों के द्वारा बात करने को भी मिलता है कि मैरिज सिर्फ एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का मीन्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरिज के वजह से हमारे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। हमारे सोसाइटी का जो रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़ है, ये सारे चीज़ें हम मैरिज के साथ ही जुड़ते हैं और मैरिज इन सारे चीज़ों का बेसिक पार्ट है। इस वजह से मैरिज बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। लीच ने कहा था कि हमारा जो मैरिज है ये एक बंडल ऑफ राइट्स है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे राइट्स हैं जिनको हमें
मिलता है और हमें इसी राइट्स के द्वारा हमारा सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ता है। अब क्या क्या राइट्स है जो हमें मैरिज के द्वारा मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेजिटिमेटिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि जो भी बच्चा होगा, इन दोनों के बीच में जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे, इनके बीच में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के द्वारा जो भी बच्चा होगा उसको लेजिटिमेशन मिलेगा, यानी कि उसको कुछ हक मिलेगा, उसका जो नरिशमेंट होगा वो भी एक फैमिली में होगा और उसको एक पेरेंटहुड मिलेगा। इस वजह से ऑफस्प्रिंग को लेजिटिमेट करने के लिए, यानी कि जो भी बच्चा होगा उसको लेजिटिमेट करने के लिए ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैरिज के द्वारा हमें सोशली अप्रूव्ड चीज़ें मिलती है, यानी कि जो भी हस्बैंड वाइफ है यानी कि स्पाउसेस है, उनके बीच में सेक्सुअलिटी, लेबर और प्रॉपर्टी का सोशली अप्रूव्ड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप उनके सेक्सुअलिटी को भी एक्सेस कर पाओगे, उनके लेबर, उनके प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पाओगे। इस वजह से मैरिज का इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे सोसाइटी में। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें नहीं, इसके अलावा भी लोगों के बीच में एफिनल रिलेशनशिप बनता है, यानी कि जो लोग पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे सोसाइटी में, वो एक दूसरे को जानते हैं इसी मैरिज के द्वारा। यहाँ पर दो लोगों के बीच में शादी तो होती है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ वो जो दो फैमिलीज है, जो दो ग्रुप्स है, उन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप बन जाता है। इस वजह से भी सोसाइटी में लोगों के बीच में एक एकता लाने के लिए, उनके बीच में एक रिलेशनशिप तैयार करने के लिए हमारा मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पर बहुत सारे थिंकर ने मैरिज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन मैरिज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है, मैरिज एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड के लगभग हर जगह पर ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैरिज के द्वारा हम जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको लेजिटिमेट करते हैं और वहाँ पर लोगों के बीच में रिलेशनशिप को भी बजाय रखने के लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे थिंकर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, आप लोग इन डेफिनेशन को देख लेना। और जो भी लोग बीए का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एमए का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सारी चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, लेकिन जो लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोगों को ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को इस मैरिज का डेफिनेशन किसने दी है इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस वजह से आप लोग ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। यहाँ पर हम हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिजेस देखते हैं। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर हम बहुत अलग अलग तरीके का मैरिजेस का पैटर्न देखते हैं। इनको हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मोनोगेमी, दूसरा है पॉलीगेमी। मोनो यानी कि सिंगल और गेमी यानी कि मैरिज। यहाँ पर सिंगल मैरिज की बात की जाती है। मोनोगेमी यानी कि एक ही पेयर का शादी, यानी कि सिर्फ एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होंगी, तब इस शादी को कहा जाएगा मोनोगेमी। दूसरी तरफ है हमारा पॉलीगेमी। पॉली यानी कि बहुत सारे, मेनी मैरिजेस, यानी कि पोलोगेमी में हम बहुत सारे शादियां देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी पैटर्न है। जब मोनोगेमी की बात करते हैं, यहाँ पर मोनोगेमी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सीरियल मोनोगेमी और नॉन सीरियल मोनोगेमी। सीरियल मोनोगेमी यानी कि जहाँ पर अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाए तब वो दूसरी शादी कर सकता है। हम खासकर इंडियन हिंदू फैमिली में इस तरीके का सीरियल मोनोगेमी देख सकते हैं कि जब तक कोई पार्टनर जिंदा है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी पार्टनर मर जाता है या फिर सेपरेट हो जाता है तब हम दूसरा शादी कर सकते हैं। यहाँ पर सीरियल मोनोगेमी है। और दूसरी तरफ है नॉन सीरियल मोनोगेमी, जहाँ पर अगर पार्टनर का डेथ भी हो जाए फिर भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ये है नॉन सीरियल मोनोगेमी। अब पोलोगेमी में हम देखते हैं तीन अलग अलग टाइप के पोलोगेमी, जहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती है, लेकिन इसमें तीन कैटेगरी है, पोलीगाइनी, पोलीएंड्री और सेनोगेमी।
सेनोगेमी यानी कि ग्रुप मैरिज, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जो भी बहुत सारे लड़का और लड़की एक साथ आकर सारे लोग एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना, हम जो सामूहिक विवाह का बात करते हैं ये सेनोगेमी नहीं है। सामूहिक विवाहों में हम देखते हैं कि एक लड़का दूसरी लड़की से शादी करते हैं, बहुत सारे पेयर्स को एक साथ शादी करवाया जाता है। लेकिन जो सेनोगेमी या फिर ग्रुप मैरिज है ये थोड़ा हटके है। यहाँ पर जो भी लोग होंगे वो सारे एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ होंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि 5 लड़का है और 5 लड़की, ये सारे एक साथ सेनोगेमी कर रहे हैं यानी कि ग्रुप मैरिज कर रहे हैं। तब हर एक लड़का बाकी जो 5 लड़कियां हैं उसका हस्बैंड होगा, यानी कि हर किसी का हस्बैंड और वाइफ होंगे। यहां पर पोलोगेनी, अब पोलोगेनी क्या है? पोलीगेनी, पोली यानी कि बहुत सारे और गायनी का मतलब है वाइफ यानी कि फीमेल, फीमेल को दर्शाता है गायनी जो वर्ड है वो यहाँ पर। और जो पोली एंड्री है, एंड्री यानी कि जो हमारा पुरुष है उसको दर्शाता है। अब गायनी को आप लोग किस तरीके से याद रख सकते हो? हम जब भी फीमेल के डॉक्टर की बात करते हैं, फीमेल का डॉक्टर बेसिकली होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो इसी तरीके से आप लोग याद रख सकते हो पोलीगायनी यानी कि गायनी यहाँ पर फीमेल को दर्शा रहा है। पोली यानी कि बहुत सारे, गायनी यानी कि फीमेल। यहाँ पर पोलीगायनी यानी कि बहुत सारे लड़कियों के साथ शादी। यहाँ पर 2 तरीके का पोलीगेनी हो सकता है, एक है सोरोरल पोलीगेनी और दूसरा है नॉन सोरोरल पोलीगेनी। पोलीगेनी में एक ही इंसान, एक ही लड़का बहुत सारे लड़कियों के साथ शादी करता है। सोरोरल पोलीगेनी, सोरोरल जो वर्ड है इसका मीनिंग है सिस्टर यानी कि बहनें। यहाँ पर एक ही लड़का बहुत सारे बहनों के साथ एक साथ जब शादी करता है तब उसको कहा जाता है सोरोरल पोलीगायनी। और नॉन सोरोरल पोलीगायनी यानी कि जहां पर जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे की सिस्टर नहीं है, वो अलग अलग जगह से बिलोंग कर सकती है, अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर सकती है, लेकिन बहुत सारे वाइफ होंगे और एक हस्बैंड होगा। और दूसरी तरफ जब हम पोली एंड्री की बात करते हैं, पोली एंड्री यानी कि जहां पर बहुत सारे पतियों की बात की जाती है। पोली यानी कि बहुत सारे और एंड्री यानी कि लड़के। यहाँ पर बहुत सारे लड़कों के साथ जब एक लड़की शादी करती है तब उसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री भी 2 तरीके का होता है, फैटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री। फैटर्नल यानी कि जो भाई है, भाई को कहते हैं फ्रेटर्नल, यानी कि बहुत सारे जब भाई को एक साथ एक लड़की शादी करती है तब उसको कहा जाता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री यानी कि जहां पर एक लड़की का बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन वो जो हस्बैंड है वो एक दूसरे का भाई नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, तब उस तरीके का शादी को कहा जाएगा नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अब यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैरिजेस है, इसके रिगार्डिंग हम सामने नोट्स भी देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ों को हमें सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। यहाँ पर आप लोग अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको इस बेसिस पे, इस कैटेगरी के बेसिस पे जज मत करने जाना, क्योंकि आप जब लोगों को जज करोगे तो आप खुद में ही कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से चीज़ों को सिंपल रखना और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस अलग अलग तरीके का मैरिजेस को समझना। अब यहाँ पर हम कुछ नोट्स देखते हैं। मैंने अभी एक चार्ट के द्वारा आप लोगों को अलग अलग तरीके का जो मैरिजेस है इसको समझाया है। यहाँ पर कुछ नोट्स है। मोनोगेमी यानी कि सिंगल मैरिज, जहाँ पर सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में शादी होता है, इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर चुके हैं, सीरियल मोनोगेमी और नॉन सीरियल मोनोगेमी। सीरियल मोनोगेमी जहां पर डाइवोर्स या फिर डेथ के बाद दूसरी शादी की जा सकती है, लेकिन जब भी एक वाइफ हो या फिर एक हस्बैंड हो तब दूसरी कोई शादी नहीं किया जा सकता। इसको कहा जाएगा सीरियल मोनोगेमी, यानी कि सीरियल में आप एक के बाद एक शादी कर सकते हो।
लेकिन नॉन सीरियल मोनोगेमी में आप कोई भी शादी नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही शादी होगी। उसके बाद आपका अगर पार्टनर का डेथ भी हो जाए या फिर डाइवोर्स भी हो जाए, फिर भी आप कोई शादी नहीं कर सकते हो। उसको कहा जाता है नॉन सीरियल मोनोगेमी। फिर हम देखते हैं पोलीगेमी, यानी कि बहुत सारे मैरिज, बहु विवाह। यहाँ पर हमने देखा है एक टाइप है सेनोगेमी या फिर ग्रुप मैरिज, जहां पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ शादियां करते हैं। यहाँ पर हर एक वाइफ, हर जो भी मैन है, जो भी लोग हैं, जो भी हस्बैंड्स है, उन सारे हस्बैंड्स का एक ही वाइफ होगा और एक हस्बैंड बाकी सारे वाइफ्स का भी हस्बैंड होगा। इस तरीके का ग्रुप मैरिज भी होता है। फिर हम देखते हैं पोलीगाइनी यानी कि बहुत सारे लड़कियों के साथ शादी। यहाँ पर एक इंसान, एक मैन बहुत सारी वोमेन्स के साथ शादी कर सकता है। इसमें भी दो टाइप्स है, एक है सोरोरल पोलोगाइनी और नॉन सोरोरल पोलीगाइनी। सोरोरल यानी कि सिस्टर, जहाँ पर एक इंसान बहुत सारे सिस्टर्स को एक साथ शादी करता है, तब उसको कहा जाएगा सोरोरल पोलीगाइनी। इसको सोरोगेट भी कहा जाता है। और दूसरा है नॉन सोरोरल पोलीगाइनी, जहां पर एक इंसान बहुत सारे लड़कियों के साथ शादी करता है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। फिर आता है पोलीएंड्री यानी कि यहां पर बहुत सारे लड़कों की बात की जाती है। अब पोलीएंड्री में हम एक लड़की बहुत सारे लड़कों से शादी करती है। जब यहाँ पर हम पोलीएंड्री की बात करते हैं, यहाँ पर दो तरीके का पोलीएंड्री है, फ्रेटर्नल पोलीएंड्री और नॉन फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। फ्रेटर्नल पोलीएंड्री को हम एडल्फिक पोलीएंड्री भी कहते हैं। फ्रेटर्नल पोलीएंड्री यानी कि जहाँ पर एक लड़की बहुत सारे भाइयों के साथ शादी करती है। इस तरीके का मैरिजेस हम बेसिकली जो पहाड़ी इलाका है, रेयर जगह जहाँ पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर हम इस तरीके का शादियाँ देखते हैं। फिर है हमारा नॉन फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। नॉन फ्रेटर्नल पोलीएंड्री यानी कि एक ही महिला है, उसका बहुत सारे हस्बैंड है, लेकिन वो हस्बैंड एक दूसरे के भाई नहीं है, तब इसको कहा जाएगा नॉन फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। अब देखते हैं दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेसिकली हमारा रूल्स ऑफ मैरिजेस के अंडर में आता है। यानी कि हम जब भी शादियां करते हैं उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हम किसके साथ शादी कर सकते हैं और किसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे समाज में। यहाँ पर ही हमारा दो तरीके का रूल्स ऑफ मैरिजेस है, जो है एंडोगेमी और एक्सोगेमी। एंडोगेमी यानी कि एक ऐसा ग्रुप, एंडो यानी कि विद इन ग्रुप, यहाँ पर एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है जहाँ पर हमें इस ग्रुप के अंदर ही शादी करनी है। गेमी यानी कि मैरिज, एंडो यानी कि विद इन ग्रुप में ही हमें शादी करनी पड़ती है। और एक्सोगेमी यानी कि बाहर के किसी ग्रुप से हमें शादी करनी पड़ती है। यहाँ पर एक्सोगेमी में हमें बताया जाता है कि हम कौन से ग्रुप के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, हमें इस ग्रुप से बाहर जाकर शादी करनी पड़ती है। और ऑपोजिट में जब हम एंडोगेमी की बात करते हैं, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम कौन सी ग्रुप के साथ शादी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एंडोगेमी और एक्सोगेमी में कौन से और भी वेरिएशंस है। अब यहाँ पर एंडोगेमी यानी कि एंडोगेमस मैरिजेस में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिजेस देखते हैं। जैसे हम ट्राइबल एंडोगेमी, कास्ट, सब कास्ट और वर्ण देखते हैं। एंडोगेमी में हमें उसी ग्रुप के अंदर शादी करनी होती है। जैसे ट्राइबल में एक ट्राइब सिर्फ उसी ट्राइब के अंदर जो लोग हैं उनके साथ ही शादी कर सकता है। कास्ट में भी हम सेम चीज़ देखते हैं कि एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकती है। उस कास्ट को उसी कास्ट के अंदर लोगों से, उसी कास्ट से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनके साथ शादी करनी होती है। फिर हम देखते हैं सब कास्ट, जिसको हम जाति भी कहते हैं। एक इंसान को उसी सब कास्ट में शादी करना पड़ता है या फिर उसी जाति में शादी करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं वर्ण यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का अलग अलग वर्णस है। यहाँ पर किसी भी एक इंसान को अपने वर्ण में ही शादी करनी पड़ती है। इसके अलावा भी और भी एंडोगेमस ग्रुप्स है।
जो अपने अंदर ही शादी करनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं एक्सोगेमस मैरिज, जहां पर हम बाहर के किसी ग्रुप के साथ शादी कर सकते हैं। एक्सोगेमस मैरिज में हमें बताया जाता है कि हम कौन सी लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। इसमें पहला है गोत्र। हम जो भी गोत्र से बिलोंग करते हैं उसी गोत्र में शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे और रूल्स है गोत्र के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमने पहले भी इरावती कार्बे के बारे में स्टडी की है। इरावती कार्बे ने गोत्र के रूल्स के बारे में बात की थी कि हम कौन से लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, कौन से गोत्र के साथ शादी नहीं कर सकते। ऐसा 4 गोत्र है जिनके साथ हम शादी नहीं कर सकते हैं, ये इरावती कार्बे ने कहा है। यहाँ पर हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर आप पॉसिबल है तो आप इरावती कार्बे का जो क्लास मैंने ली है वहाँ पर देख सकते हो कि गोत्र के रिगार्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। अब यहाँ पर गोत्र एक्सोगेमी है, यानी कि आप अपने गोत्र से शादी नहीं कर सकते हो। फिर है प्रभार। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रभार है। प्रभार यानी कि कोई भी एक गुरुदेव, जो भी लोग एक गुरुदेव का शिष्य होते हैं, गुरु का शिष्य होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो अपने जो भी लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनको भाई बहन मानते हैं। इस वजह से प्रभार एक्सोगेमी भी हम देखते हैं। फिर देखते हैं सापिंड। सापिंड यानी जिसको हम पिंड भी कहते हैं, जहां पर एक ही फैमिली से जो बिलोंग करते हैं लोग, वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। आपको इस ग्रुप से बाहर जाकर ही शादी करनी होगी। फिर हम देखते हैं विलेज एक्सोगेमी। बहुत सारे जगहों पर ये प्रैक्टिस है कि आप अपने विलेज के अंदर जो भी लोग हैं उनके साथ शादी नहीं कर सकते हो। विलेज के एक ही विलेज के जो लोग हैं उनको भाई बहन की तरह ट्रीट किया जाता है। वो लोग कहते हैं कि आप इस विलेज में शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप भाई बहन हो, तो आप बाहर के किसी विलेज से शादी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी रूल्स ऑफ मैरिजेस है ये टाइम टू टाइम अलग चेंजेस हो रहे हैं। साथ ही साथ हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, एक ग्रुप से दूसरी ग्रुप में देखेंगे, तो इस चीज़ें बदलती जाती है। इस वजह से चीज़ें हमें एग्जाम्पल्स के द्वारा याद रखनी होती है। हमें अपने हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करने होते हैं और आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको देखकर आप ये सारे एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो। आपको चीज़ें याद रखने में मदद मिलेगी। लेकिन कभी भी इन सारे चीज़ों के बेसिस पे लोगों को जज मत करना। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार हमें कॉम्प्लिकेटेड इंसान बना देता है। अब मैरिज के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैं सिंपल वर्ड में समझा दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं हाइपरगेमी और हाइपोगेमी। हाइपरगेमी को अनुलोमा कहा जाता है और हाइपोगेमी को प्रतिलोमा कहा जाता है। अब ये दो कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा भी चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अब हाइपरगेमी में जब एक लो कास्ट गर्ल है वो हायर कास्ट बॉय के साथ शादी कर सकती है, ये एक्सेप्टेड है। हाइपरगेमी में लो कास्ट गर्ल जो है वो हाई कास्ट बॉय के साथ शादी कर सकती है, इसको अनुलोमा कहा जाता है। और दूसरी तरफ है हाइपोगेमी जिसको प्रतिलोमा कहा जाता है। यहाँ पर जो हायर कास्ट गर्ल है वो लो कास्ट बॉय के साथ शादी करती है, लेकिन ये बेसिकली एक्सेप्टेड नहीं है। हाइपोगेमी हम सोसाइटी में फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हो, हाइपर यानी कि ऊपर। यहाँ पर हाइपर यानी कि जो लो कास्ट गर्ल है वो ऊपर के कास्ट में शादी करेगी, और हाइपोगेमी जिसको हम प्रतिलोमा कह रहे हैं, प्रतिलोमा यानी कि पति लो, यानी कि आप जो भी लड़की है वो लो कास्ट के लड़के से शादी करेगी। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से चीज़ें याद रख सकते हो। फिर हम देखते हैं होमोगेमी या फिर जिसको हम आइसोगेमी कहते हैं। होमोगेमी में जो भी इक्वल स्टेटस के बॉय और गर्ल है वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, तब इसको कहा जाएगा होमोगेमी। फिर हम देखते हैं कॉन्क्यूबिनेज।
इसको बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जाता है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बिना एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इस रिलेशनशिप को कॉन्क्यूबिनेज कहा जाता है, जिसको हम सिंपली लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। फिर और एक तरीके का शादी है जिसको कहा जाता है एगेमी। एगेमी जहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं होते हैं मैरिजेस के, जब कोई भी रूल्स नहीं होते हैं मैरिज का, तब उसको कहा जाता है एगेमी। अब देखते हैं प्रेफरेंशियल एंड प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज। यहाँ पर चीज़ें, ये जो चीज़ है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। प्रेफरेंशियल और प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज क्या है, पहले देखते हैं हम प्रेस्क्राइब्ड मैरिज या फिर प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज। प्रेस्क्राइब यानी जब हम किसी भी एक कैटेगरी से, कौन से कैटेगरी से हम शादी कर सकते हैं, हम कौन सी लोगों से शादी कर सकते, जब हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, तब उसको कहा जाएगा प्रेस्क्राइब्ड मैरिज। जैसे हमें जब डॉक्टर कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, यानी कि हमें वो दवाई प्रेस्क्राइब करता है, तब हमें उसी को फॉलो करना होता है, उसी तरीके का डाइट लेना पड़ता है हमें सही रहने के लिए। इसी तरीके से सोसाइटी में जीने के लिए भी, रहने के लिए भी हमें कुछ मैरिजेस जो है वो प्रेस्क्राइब्ड कर दी जाती है। हम कौन से लोगों से शादी कर सकते हैं ये स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर इस तरीके का मैरिज हो तब उसको कहा जाएगा प्रेस्क्राइब्ड मैरिज। प्रेस्क्राइब्ड मैरिजेस में हम देख सकते हैं एंडोगेमी और एक्सोगेमी, यानी कि हम कौन से लोगों से शादी कर सकते हैं ये पहले से हमें बता दिया जाएगा। साथ ही साथ हम किससे शादी नहीं कर सकते हैं ये भी हमें बता दिया जाएगा, ये भी हमें प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेफरेंशियल मैरिजेस। ये जो मैरिजेस है, यहाँ पर जो रूल्स है ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर आप इस चीज़ को फॉलो कर भी सकते हो, यानी कि यहाँ पर प्रेफर कर दिया जाता है कि आप कौन से लोगों के साथ शादी कर सकते हो। अगर आप इनसे शादी ना करके दूसरों के साथ भी शादी करोगे तभी चलेगा, लेकिन आपको प्रेफर कर दिया जाता है, आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कर दिया जाता है कि आप इन लोगों के साथ शादी कर सकते हो। यहाँ पर प्रेफरेंशियल मैरिजेस में भी हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिज देखते हैं। क्रॉस काजन मैरिज, पैरेलल काजन मैरिज, सोरोरेट, लेविरेट, ये सारे चीज़ें हम अब आगे देखेंगे। अब ये जो मैरिजेस का रूल्स है, इसमें हम इन रूल्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स, प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स और प्रेफरेंशियल रूल्स। प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स यानी कि जो रूल्स हमें मानने होंगे, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम किसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं। हम किसके साथ शादी नहीं कर सकते जब हमें बताया जाएगा तो वो रूल है प्रोस्क्रिप्टिव रूल। और प्रिस्क्रिप्टिव रूल यानी कि हम किसके साथ शादी कर सकते हैं ये हमें बताया जाता है। और फिर आता है हमारा प्रेफरेंशियल रूल। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कौन से लोगों के साथ हम शादी कर सकते हैं, ये हमें प्रेफर किया जाता है कि आप इन लोगों के साथ शादी करो। इसके अलावा भी बाकी लोगों के साथ भी आप शादी कर सकते हो। अब देखते हैं प्रेफरेंशियल मैरिजेस के बारे में। प्रेफरेंशियल मैरिजेस में हम लगभग 5 तरीके का प्रेफरेंशियल मैरिजेस की बात कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल मैरिजेस यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रुप्स कुछ मैरिजेस प्रेफर करते हैं जिनके साथ वो लोग शादी कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं क्रॉस कजन मैरिज, पैरेलल कजन मैरिज, लेविरेट, सोरोरेट और फिलियल इनहेरिटेंस। अब क्रॉस कजन मैरिज और पैरेलल कजन मैरिज हमें समझना होगा। क्रॉस कजन कौन होते हैं और पैरेलल कजन कौन होते हैं। क्रॉस कजन यानी कि जब 2 अलग तरीके का जेंडर होते हैं और उनके बीच में जो भाई बहन होते हैं, उनके वो जो कजनशिप है उसको कहा जाएगा क्रॉस कजन। जैसे मेरी माँ का जो भाई है यानी कि मेरा मामा है, मामा के लड़की के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो बेसिकली है क्रॉस कजन। यहाँ पर मेरा माँ जो है वो एक फीमेल है और मामा जो है वो मेल है। उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है और साथ ही साथ उनका जो बेटी है उसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो क्रॉस कजन का है। उसी तरीके से मेरा जो बुआ है, बुआ के डॉटर के साथ भी मेरा कनेक्शन क्रॉस कजन है। और ऑपोजिट में पैरेलल कजन यानी कि जब सेम
जेंडर के लड़का और लड़की के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको कहा जाएगा पैरेलल कजन। जैसे मेरे काका काका का जो लड़की है उसके साथ मेरा जो कनेक्शन होगा वो होगा पैरेलल कजन का, और ऑपोजिट में मेरा जो मौसी है, मौसी का जो लड़की है उसके साथ जो मेरा कनेक्शन होगा वो पैरेलल कजन का। अब इंडिया में बहुत सारे जगहों पर क्रॉस कजन मैरिजेस अलाउड है। जैसे हम साउथ इंडिया में देख सकते हैं बहुत सारे जगहों पर क्रॉस कजन मैरिज अलाउड है। साथ ही साथ गोंड, ओराउन, खरिया, ये सारे जो ट्राइब्स है यहाँ पर भी क्रॉस कजन मैरिज अलाउड है। फिर बहुत सारे जगहों पर हम पैरेलल कजन मैरिज भी देख सकते हैं, जहाँ पर जैसे इंडिया में हम मुस्लिम्स के बीच में पैरेलल कजन मैरिज अलाउ देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कदर है, वो जो ट्राइब है, उनके बीच में भी हम पैरेलल कजन मैरिज देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं लेविरेट। लेविरेट यानी कि जहां पर एक इंसान अपने भाई का जो विधवा है उसको शादी करता है, जब उसको कहा जाएगा लेविरेट। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में ये सारे मैरिजेस अलाउड है, यानी कि कोई भी एक इंसान अपनी भाभी के साथ शादी कर सकता है। जब वो उसका भाई मर जाएगा तब वो अपने भाभी के साथ शादी कर सकता है। इसको लेविरेट कहा जाता है। जैसे टोडा, नागा, कर्बी, ये सारे ग्रुप्स में ये लेविरेट अलाउड है। फिर हम देखते हैं सोरोरेट। सोरोरेट में एक महिला अपनी सिस्टर के हस्बैंड को शादी कर सकती है, यानी कि जब उसका सिस्टर मर जाएगी तब उसका हस्बैंड यानी कि जो जीजा है उसके साथ शादी कर सकती है। ये भी बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे ट्राइब्स में अलाउड है। जैसे भूमिजा, हो, ये सारे ग्रुप्स में सोरोरेट अलाउड है। यहाँ पर याद रखना, सोरोरेट यानी कि सिस्टर, और जो लेविरेट है यहाँ पर ब्रदर को डिनोट करता है। फिर हम देखते हैं फिलियल इनहेरिटेंस। अब ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। फिलियल इनहेरिटेंस यानी कि यहाँ पर जब भी कोई एक इंसान मर जाएगा तो उसके जो भी बीबियाँ है उस बीबियों को उसका भाई या फिर उसका लड़का शादी कर सकता है। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ब्रदर जो होगा, उस इंसान का जो ब्रदर होगा वो तो शादी कर सकता है, ये हमें समझ में आता है, लेकिन उसका लड़का कैसे शादी कर सकता है? लेकिन ये पॉसिबल है, ये बहुत सारे जगहों पर फॉलो भी किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी लड़का है वो अपने पिता के बीबियों को शादी कर सकता है, लेकिन उसे जिसने जन्म दिया है यानी कि उसके जो मदर है, जो डायरेक्ट मदर है, मेन मदर है, उससे वो शादी नहीं कर सकता है, उसके माँ से शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी बीबियाँ है उसके पति की, उनसे वो शादी कर सकता है। इस चीज़ को कहा जाता है फिलियल इनहेरिटेंस। ये हम बेसिकली मिडाइवल मंगोल्स और सेमा नागास के बीच में इस तरीके का मैरिज का प्रैक्टिस हम देखते हैं। अब देखते हैं 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस। हमारे सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिजेस देखते हैं, लेकिन इसमें से हमें लगभग 8 तरीके का मैरिजेस हम देख सकते हैं। इनमें से जो 4 है, जो 4 अप्रूव्ड और एक्सेप्टेबल है हमारे सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, और 4 ऐसे हैं जो हमारे सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है और अनअप्रूव्ड है। यहाँ पर 8 मैरिजेस है। ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापतय। यहाँ पर ये जो 4 मैरिजेस है, ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापतय, ये सारे एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड मैरिजेस है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो 4 है, जैसे गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच, ये अनएक्सेप्टेबल और अनअप्रूव्ड है। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरीके के मैरिज को हम क्या कहते हैं। पहला है ब्रह्म। ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्मचार्य की बात की जाती है। यहाँ पर बेसिकली जब हम कभी कोई ब्राह्मण फैमिली की बात करते हैं, वहाँ पर कोई लड़का ब्रह्मचार्य यानी कि स्टूडेंटहुड पालन करता है, फिर वो कुछ नॉलेज गेन करता है, वेदास का कुछ नॉलेज होता है। जब उसको शादी कराया जाता है किसी भी लड़की के साथ, जब वो नॉलेज गेन कर लेता है तब उस शादी को कंप्लीट माना जाता है, उसको एक बेहतर शादी माना जाता है। तब इस शादी को कहा जाता है ब्रह्म।
फिर दूसरा है दैव। दैव मैरिजेस में जो डॉटर है, डॉटर को एक दक्षिणा की तरह प्रीस्ट को दे दिया जाता है, यानी कि जो भी पूजा पाठ करते हैं उनको दक्षिणा की जगह अपने डॉटर्स प्रोवाइड करते हैं लोग। यहाँ पर बेसिकली जो भी ओवर एज्ड वोमेन है, मतलब जिनका बहुत वयस हो चुका है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, जिनको हस्बैंड नहीं मिल रहा है, इस टाइप के लड़कियों को दैव की तरह की शादी करा दी जाती है, यानी कि दान में दे दिया जाता है प्रीस्ट को। फिर हम देखते हैं अर्श। अर्श में जो ग्रूम है, यानी कि जो लड़का है, हस्बैंड है, वो गर्ल के फादर को, यानी कि जो बीबी का पिता है, अपने ससुर को कुछ चीजें देनी पड़ती है, जैसे एक बुल या फिर काव प्रोवाइड करेगा और देकर शादी करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अर्श शादी है, यहाँ पर बेसिकली जो इंसान है उसमें इतना ज्यादा, जो लड़का है उसमें इतना ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, इस वजह से वो कुछ चीजें देकर, जैसे बुल और काव देकर शादी करता है। अब इस तरीके का शादी को नोबेल माना नहीं जाता है, यानी कि इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसों का या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रजापत्य। प्रजापत्य जो शादी है, इसको सबसे सही तरीके का शादी माना जाता है। यहाँ पर एक लड़की का पिता उसकी लड़की का हाथ एक लड़के के हाथ में दे देती है। यहाँ पर उनके बीच में शादी कराया जाता है कुछ रूल्स को मानकर। यहाँ पर लोगों को रेस्पेक्ट के द्वारा देखा जाता है, यहाँ पर लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता है शादी में। यहाँ पर जो भी पिता होता है वो उनके सुखी जीवन के लिए उनको एक अच्छा मैरिड लाइफ विश करके उनको उनकी शादी करा देता है, और ये प्रजापत्य शादी सबसे एक बेहतर शादी माना जाता है। फिर हम देखते हैं 4 तरीके का और भी मैरिजेस है हिंदू सोसाइटी में, और जिसको बेसिकली अप्रूव नहीं किया गया है, सोसाइटी के द्वारा मान्यता दी नहीं गई है। इसमें से पहला है गंधर्व। गंधर्व शादी यानी कि लव मैरिज, जहां पर पेरेंट्स के कॉन्सेंट के बिना जो लड़का और लड़की है वो भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ये सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। फिर हम देखते हैं असुरा। असुरा टाइप की जो शादी है, यहाँ पर ब्राइट प्राइस दी जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक ट्रांजिशन की जाती है। जो भी लड़का है वो पैसे देकर लड़की को खरीद लेता है, कुछ ब्राइट प्राइस पे करता है शादी के लिए। यहाँ पर इस तरीके का शादी को असुरा कहा जाता है, यानी कि लड़की को खरीद लेना। फिर हम देखते हैं राक्षस। राक्षस एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है जहां पर कोई भी लड़का फोर्सफुल्ली एक लड़की को किडनैप करके लेके चला जाता है और ले जाकर शादी कर लेता है। जैसे हमने देखा है कि रावण जो सीता है, सीता को अपहरण कर लेता है। अब जब इस तरीके का अपहरण होगा, किडनैपिंग हो गई, इस तरीके का अगर किडनैपिंग करके कोई शादी करता है तब उसको कहा जाएगा राक्षस। यहाँ पर जो भी किडनैप करके ले जाता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो भी आसपास के लोग हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं उनको मार भी डालता है। इस तरीके का शादी को राक्षस कहा जाता है। फिर आता है पिशाच। पिशाच यानी कि जब भी कोई एक शादी, जो भी लड़का है जब किसी लड़की को फ्रॉड के द्वारा या फिर चोरी करके या फिर सेक्सुअली वायोलेट करके उसको शादी करता है, तब इसको पिशाच कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी लड़की सो रही है या फिर उसको टॉक्सिकेट करके कुछ नशे की दवा पिलाकर अनकॉन्शियस रह के उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करके बाद में जब शादी करता है, तब इस तरीके का शादी को पिशाच कहा जाता है। यहाँ पर इस पेज में जो भी 4 तरीके का शादियां है ये बेसिकली अनअप्रूव्ड है, अनएक्सेप्टेड है सोसाइटी के द्वारा। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिजेस का पैटर्न हम देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके का मुस्लिम मैरिजेस का फॉर्म देखते हैं। इसमें से 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सही निकाह, जिसको हम वैलिड मैरिज कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मैरिज है वो बेसिकली सही मैरिज है, जहाँ पर सारे रूल्स कस्टम्स सारी चीज़ों को
मानकर मान्यता देते हुए शादी किया जाता है और ये एक लीगल शादी होती है जहां पर सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किया जाता है। फिर हमारा आता है बातिल निकाह। बातिल निकाह यानी कि वॉयड मैरिज, जहां पर जो शादी है उसको मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शादी करता है वो कुछ ऐसा इनवैलिड तरीके यूज करके शादी करता है या फिर जो लीगल चीजें हैं उसको ना मानते हुए शादी करता है। यहाँ पर इस शादी को मान्यता नहीं दी जाती है और इसको बातिल निकाह कहा जाता है। फिर है फसीद निकाह, जिसको इर्रेगुलर मैरिज कहा जाता है। इस तरीके का मैरिज हम इस्लाम में देखते हैं जहां पर जो भी लड़का और लड़की है शादी तो करते हैं लेकिन सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो मैरिज है फसीद निकाह है, इसके बीच में जो इरेगुलरिटीज है इसको हटाकर यानी कि उसको फुलफिल करके सही करके इस तरीके का मैरिज को मान्यता दी जा सकती है। लेकिन जो बातिल निकाह है वहां पर किसी तरीके का बदलाव के जरिए भी उस शादी को सही नहीं की जा सकती। सही निकाह में सारी चीजें सही होती है, बातिल निकाह में चीजें गलत तरीके से होती है जिसको किसी भी तरीके से मान्यता नहीं दी जाएगी। फसीद निकाह ऐसी शादी है जहां पर कुछ इरेगुलरिटीज को, कुछ चीजों को हटाकर या फिर फुलफिल कर कर हम उस शादी को सही कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मुता मैरिज, जिसको हम टेम्पोररी मैरिज भी कह सकते हैं। यहाँ पर मुता का लिटरल मीनिंग है एंजॉयमेंट और यूज, यानी कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को एंजॉय करते हैं, प्लेजर के लिए शादी करते हैं। ये एक टेम्पोररी मैरिज होते हैं जो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक टाइम के बाद ये मैरिज खत्म हो जाएगी, इस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके का मैरिज को कहा जाता है मुता मैरिज। यहाँ पर हम मुस्लिम मैरिजेस में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको कहा जाता है मेहर, जिसको हम डोअर भी कह सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम मैरिजेस में हम देखते हैं कि जो भी लड़की है उसको कुछ पैसा या फिर कुछ प्रॉपर्टी देकर उसको रेस्पेक्ट किया जाता है। जब कोई हस्बैंड के द्वारा अपनी बीवी को, यानी कि हस्बैंड के द्वारा जब कोई वाइफ को मानी या फिर प्रॉपर्टी दी जाती है एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, तब उसको कहा जाएगा मेहर या फिर डोअर। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल मैरिज। ट्राइबल मैरिज में भी हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मैरिजेस देख सकते हैं। इसमें से यहाँ पर जो 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो है प्रोबेशनरी मैरिज, मैरिज बाय ट्रायल, मैरिज बाय कैप्चर, मैरिज बाय सर्विस, मैरिज बाय परचेज, मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एलोपमेंट, मैरिज बाय एक्सचेंज और मैरिज बाय इंट्रूशन। अब इन सारे ट्राइबल मैरिजेस का जो फॉर्म है इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला जो ट्राइबल मैरिज का टाइप है वो है प्रोबेशनरी मैरिज। यहाँ पर इस तरीके का मैरिज में जो लड़का और लड़की है, बॉय एंड गर्ल है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ पर गर्ल के हाउस में जाकर, यानी कि जो लड़की है उसके घर में जाकर उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करने के बाद वो लड़का और लड़की एक साथ उसी के घर में रहते हैं। फिर अगर वो एक साथ रहकर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब उनकी शादी होती है। अगर उन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाते हैं तो वो लोग सेपरेट हो जाते हैं और जो बॉय है यानी कि जो लड़का है वो कुछ कॉम्पनसेशन गर्ल का जो फादर है उसको दे देता है। इस तरीके का जो मैरिज का सिस्टम है इसको कहा जाता है प्रोबेशनरी मैरिज। ये बेसिकली कुकी ट्राइब में देखा जाता है जो नॉर्थ ईस्ट में है। फिर है मैरिज बाय ट्रायल। यहाँ पर पहले ट्रायल लिया जाता है कि जो भी लड़का या फिर लड़की है उसको ट्राई करने के बाद ही मैरिज किया जाता है। इस तरीके का मैरिज का मेन कारण होता है कि जो भी लड़का है उसके करेज, पावर और ब्रेवरी को जज करना। इस तरीके का मैरिज हम विल ट्राइब्स में देखते हैं। फिर हम जो ट्राइबल मैरिज का टाइप है वो है मैरिज बाय कैप्चर। यहाँ पर जो भी लड़का है वो फोर्सफुल्ली कोई भी एक लड़की को उठा कर ले जाता है, जो लड़की का कॉन्सेंट के बगैर होता है, यानी कि वो उसको फोर्सफुल्ली उठाकर ले जाता है। ले जाकर जब शादी की जाती है तब उसको कहा जाता है मैरिज बाय कैप्चर। अब ये मैरिज बाय कैप्चर में भी 2 तरीके हैं।
एक होता है नॉर्मल कैप्चर, यानी कि किसी भी एक जगह से या फिर घर से उठा के लेके जाना, और दूसरा होता है सेरिमोनियल कैप्चर, जहां पर एक सेरेमनी की जाती है, जहां पर लोग मिलकर एक सेरेमनी करते हैं और वहां पर से एक लड़की को कोई भी लड़का उठाकर ले जाकर शादी करता है। अब ये मैरिज बाय कैप्चर का जो सिस्टम है, ये हम टीवी में बहुत सारे फिल्में हैं जहां पर ये सारी चीजें दिखाई जाती है। यहाँ पर हम खारिया, विल, नागा, मुंडा, बिरहोर, ये सारे जो ट्राइब्स है, यहाँ पर हम मैरिज बाय कैप्चर का प्रैक्टिस देखते हैं। फिर है मैरिज बाय सर्विस। यहाँ पर जो भी लड़का है वो जो लड़की है, लड़की के घर पे जाकर काम करता है, वहाँ पर रहता है और उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। जब इस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करके जब उस घर का जो हेड है, यानी कि लड़की का जो पिता है, जब वो समझता है कि नहीं ये लड़का मेरी लड़की के लिए सही है, तब वो शादी करा देता है। तब इस तरीके का शादी को कहा जाता है मैरिज बाय सर्विस। यहाँ पर पैसों के जगह सर्विस प्रोवाइड किया जाता है शादी के लिए। ये शादियां हम गोंड, बाइगा, ये सारे ट्राइब्स में देखते हैं। फिर है मैरिज बाय परचेज। यहाँ पर जो लड़का है वो लड़की को ब्राइड प्राइस देने के बाद खरीद लेता है। यहाँ पर परचेज करके शादियां की जाती है। इस तरीके का शादी हम सांताल, हो, खारिया, ओराउन, गोंड, ये सारे ट्राइब्स में देखते हैं। फिर जो ट्राइबल शादी है वो है मैरिज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड इलोपमेंट। यहाँ पर लोग एक दूसरे का, जो भी लड़का और लड़की है, वो एक दूसरे के म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ भाग जाते हैं, भागकर जाकर शादी करते हैं। इस तरीके का शादी ये हम भील, बिरहोर, ये सारे ट्राइब्स में देखते हैं। फिर है मैरिज बाय एक्सचेंज। अब मैरिज बाय एक्सचेंज जो शादी है ये बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर एक फैमिली दूसरे फैमिली के साथ मेंबर्स एक्सचेंज करती है। जैसे दो परिवार होंगे जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होंगी, तब जो लड़की है एक परिवार अपनी लड़की दूसरे परिवार को देगी और इसी तरीके से वो परिवार अपनी लड़की ऑपोजिट साइड का जो फैमिली है उसको दे देगी। यानी कि यहाँ पर बॉय और गर्ल के बीच में एक एक्सचेंज की जाएगी, दो फैमिली के बीच में। इस तरीके का मैरिज हम शोषण इंडियंस के बीच में देख सकते हैं। फिर जो मैरिज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैरिज है, जो है मैरिज बाय इंट्रूशन। मैरिज बाय इंट्रूशन यानी कि घर में जाकर रहकर, जब किसी के घर में घुसकर जब शादी की जाती है तब इसको कहा जाता है मैरिज बाय इंट्रूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक लड़की फोर्सफुली किसी भी एक लड़के के घर में घुस जाती है, वहाँ पर जाकर वो रहती है। जब तक उस लड़के का फैमिली उसको एक्सेप्ट ना करे तब तक वो उस घर में रहती है, फोर्सफुली रहती है। इसको कहा जाता है मैरिज बाय इंट्रूशन। अब यहाँ पर रहने के वक्त उसको हर्ट भी किया जा सकता है, उसको डिसरेस्पेक्ट, टॉर्चर भी किया जा सकता है उस लड़की को। ये सारे चीज़ें मानकर जब वो उस घर में रहती है और बाद में जब शादी होती है तब इसको कहा जाता है मैरिज बाय इंट्रूशन। ये जो मैरिज है ये हम ओरावन और मुंडास के बीच में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे ट्राइबल मैरिजेस को डिस्कस की है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप नेट का एग्जाम दोगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सेपरेट करके पूछा जाता है। एग्जाम्पल के साथ जुड़ के आप लोगों को आंसर निकालना पड़ता है। इस वजह से चीज़ें थोड़ा बहुत जो नोट्स है ये अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं एल.एच. मॉर्गन का टाइप्स ऑफ फैमिली। हमने पिछले क्लास में भी जो हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन हमने जब स्टडी की थी तब एल.एच. मॉर्गन का न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का टाइप्स हमने ऑलरेडी देख ली थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मैरिज के बेसिस पे फैमिलीज को किस तरीके से डिवाइड किया था इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एल.एच. मॉर्गन ने एक इवोल्यूशनरी स्कीम दी थी, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो फैमिली है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बदला है, फैमिलीज लोगों के बीच में जो मैरिज है वो किस तरीके से बदला है, इसके हिसाब से हमारा फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बदला है, इसके बारे में एल.एच. मॉर्गन ने बात की थी। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को आप लोगों को याद रखना होगा,
क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीरियल बाय इवोल्यूशन किस तरीके का हुआ है फैमिली का, इसके बारे में बात की थी। यहाँ पर पहला है कॉन्सिन्ग्यून, फिर आता है पुनालुआन, सिंडायस्मियन, पेट्रियार्कल और मोनोगेमियन फैमिली। यहाँ पर इसको आप लोगों को एक ट्रिक के द्वारा याद रखना होगा, क्योंकि इसे सीरियल बाय याद रखना होता है। ये ट्रिक है CPS PM, C फॉर कॉन्सेंगुइन, फिर आता है पुनालुआन, सिंडायस्मान, पेट्रियार्कल और मोनोगेमियन। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा समझते हैं। कॉन्सेंगुइन फैमिली LH मॉर्गन के हिसाब से हमारा जो पहले टाइप का फैमिली है वहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सेंगुइन फैमिली। यहाँ पर जो ब्रदर और सिस्टर्स है, जब एक ग्रुप के जो भाई और बहन है उनके बीच में ही शादियाँ होती थी, उनके बीच में ही इंटर मैरिजेस होती है। इस तरीके का मैरिजेस के वजह से जो फैमिली क्रिएट होती है उसे कहा जाता है कॉन्सेंगुइन फैमिली। फिर आता है पुनालुआन फैमिली। फिर जब थोड़ा और इवॉल्व हुआ हमारा सोसाइटी, वहां पर हम पुनालुआन फैमिली देखते हैं। यहां पर बेसिकली ग्रुप मैरिजेस की बात की जाती है। यहाँ पर ग्रुप मैरिज हमने पहले भी पढ़ा है। ग्रुप मैरिजेस में जो भी लड़के हैं, बहुत सारे लड़के बहुत सारे लड़कियों के साथ एक साथ शादी करती है और हर कोई अपना हस्बैंड वाइफ होता है। उस टाइप की फैमिली जब क्रिएट होती है ग्रुप मैरिजेस के द्वारा, तब इसको कहा जाता है पुनालुआन फैमिली। फिर हम देखते हैं सिंडायस्मियन फैमिली। यहाँ पर जो शादियां है ये सिंगल पेयर के बीच में होता है, यानी कि सिर्फ एक लड़का और एक लड़की होंगी। जब इनके बीच में शादी होगी तब इसको सिंडायस्मियन फैमिली कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर जो राइट है, राइट ऑफ एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का जो राइट है ये नहीं दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो लड़का और लड़की है उनको उनके कुछ राइट्स रेगुलेशंस ये नहीं दी जा सकती है, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, इस तरीके का राइट्स उनको नहीं दी जा सकती। लेकिन शादी सिर्फ एक पेयर के बीच में होती है। फिर हम देखते हैं पेट्रियार्कल फैमिली। यहाँ पर एक मैन बहुत सारे वाइफ्स के साथ शादी कर सकती है, यानी कि एक लड़का बहुत सारे लड़कियों के साथ शादी कर सकती है। और यहाँ पर जो राइट्स है, राइट्स भी दी जाती है सभी को। इस तरीके का फैमिली जब क्रिएट होता है तब इसको कहा जाता है पेट्रियार्कल फैमिली। फिर आखिरी जो फैमिली है उसको कहा जाता है मोनोगेमियन या फिर मोनोगेमस फैमिली। ये यहाँ पर एक ही सिंगल पेयर होता है जहाँ पर एक लड़की एक लड़के के साथ ही शादी करती है। यहाँ पर वो दोनों के द्वारा कुछ एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं, वो एक दूसरे का लीगल शादी होती है। यहाँ पर हम आजकल की जो फैमिली है, यहाँ पर हम मोनोगेमियन फैमिली देखते हैं जहाँ पर एक हस्बैंड एक वाइफ होती है और उनको कुछ लीगल राइट्स मिलती है और उनको एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का राइट भी होता है। इस तरीके का जब फैमिली तैयार होता है तब इसको कहा जाता है मोनोगेमियन फैमिली। अब LH मॉर्गन के हिसाब से ये 5 स्टेप्स है जिसके द्वारा हमारा फैमिली इवॉल्व हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो LH मॉर्गन के इस टाइप्स ऑफ फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे थिंकर ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोनोगेमियन फैमिली बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता था। लेकिन हमें LH मॉर्गन का ये टाइप्स ऑफ फैमिली को याद रखना होगा और इसे हमें सीरियल बाय क्रोनोलॉजिकली ही याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इस वजह से इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। आज के क्लास में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। मैरिज के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझाया है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई है वापस से क्लास देख लीजिएगा और नोट्स भी थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इजी है लेकिन फिर भी एग्जाम में जाकर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। और मैरिज का जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे बूस्ट मिलती है कि मैं नेक्स्ट क्लास करूँ। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।